सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, पीटीएम जो शोर मचा रही थी कि हम इनसे इस्तीफे लेंगे, उसकी डेडलाइन गुजर गई। अब है सेनेट इलेक्शन सर पर और उसके लिए जोड़ तोड़ भी जारी है। लेकिन आज जो सबसे अहम रिमार्क्स हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। सेनेट इलेक्शन के तरीक़ेकार के हवाले से इस पर वजाहत मांगी गई है कि तशरीह की जाए और ये सदारती रेफरेंस है जिसके तहत ये तमाम तर केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज जो रिमार्क्स दिए गए हैं उसमें ये कहा गया कि सेनेट इलेक्शन में जो जोड़ तोड़ होती है, जो वोट खरीदे जाते हैं, ये सब कुछ रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है। साथ ही साथ ये कहा गया कि आखिर जो ओपन बैलेट का मामला है जिसका हुकूमत कह रही है, अपोजिशन इस पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो रही। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क की सियासत ही ऐसी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने ये इस्तिफसार भी किया कि आइन की जो तशरीह है वो करना तो अदालत का काम नहीं है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि ओपन बैलेट का मकसद ही ये हुकूमत इसलिए चाहती है कि ओपन बैलेट के ज़रिए इंतखाबात हों जिसमें जो वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, जिसको हम हॉर्स ट्रेडिंग का नाम देते हैं, उसको रोका जा सके, वरना फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने एक बयान दिया जहाँ से कहानी शुरू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों को ख़रीदा जाता है, इस पर पैसा चलता है, मुझे भी कई दफ़ा पैसों की ऑफ़र की गई। हम ये तमाम तर अमल को रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुफिया बैलेट ना हो, अब शो ऑफ हैंड के ज़रिए जो है वो इंतखाब हो। अब सवाल ये उठता है कि हुकूमत शो ऑफ हैंड के मामले से पीछे हट गई है क्योंकि अब ओपन बैलेट का कहा गया है। अब इस पर क्या फ़ैसला, तो ज़ाहिर वक्त ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। लेकिन जो भी फ़ैसला आता है, अगर बार बार रिमार्क्स सामने आ रहे हैं कि आइन की तशरीह करना कि इंतखाबात का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ये तो पार्लियामेंट को करना है। अब पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत नहीं है हुकूमत की। हुकूमत कई बार कह चुकी है कि हम अपोजिशन को इस बात पर कायल कर लेंगे। हम चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो बात माने और तरीक़ाकार को तब्दील कर दिया जाए। क्या इन हालात में ये मुमकिन है? ऐसे हालात जब पीडीएम इस्तीफे मांग रही है, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान तो अभी तक नहीं किया गया, लेकिन एक मुहाज ज़रूर खड़ा हुआ है हुकूमत के ख़िलाफ़। इस सूरत हाल में हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? अगर ये फ़ैसला हक़ में नहीं भी आता तो हुकूमत के पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं? इसलिए बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार इमरान याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बस्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, मैं गुफ्तगू आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगी। बड़े आम रिमार्क्स हैं आज के और ज़ाहिर है ये जो मामला है इसको हुकूमत ने ही टेकअप करना है। नवाब यूसुफ तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आपका भी सर बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, अब हुकूमत के पास और क्या ऑप्शन है? ज़ाहिर इंतखाबी इस्लाहात करना, इलेक्शन के तरीक़ेकार को चेंज करना। अगर पार्लियामेंट में ये मामला आता है, डेफिनेटली अगर ये इससे फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट, तो हुकूमत की तैयारी क्या है? क्योंकि अपोजिशन ने तो एक महाज बनाया हुआ है आपके खिलाफ। बातचीत कैसे होगी? क्योंकि डेफिनेटली बातचीत तो आपको ही करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो आप जिस मौजू के ऊपर बात कर रही हैं ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मौजू है। ये वही मौजू है जिसको ज़ेर बहस ला के, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी जो है उन्होंने एक डिफैक्टो किस्म की तहरीक चलाने की कोशिश की, जिसका इंजाम बहरहाल आपके सामने है कि उनको मुँह की खानी पड़ी। अब ये लोग कहा करते थे कि ये इलेक्शन जो है जी ये बड़ा फ्रॉडुलेंट इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी हो जाता है। हमने कहा कि सरे-दस्त तो इलेक्शन है सेनेट का, और आपको याद रहे कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो असल में चार्टर ऑफ मुकमुका था, उसके अंदर इन दोनों जमातों ने उस शिक में 23 नंबर शिक है जिसमें वाज़िया लिखा हुआ है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए दोनों जमातें शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट का इलेक्शन करवाएंगी। हमने कहा कि क्योंकि वैसे तो आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं, सिरे से ये नैरेटिव आपका है ही कोई नहीं, क्योंकि इसी इलेक्शन की वजह से तो आप सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, इसी इलेक्शन की वजह से आप अपोजिशन लीडर हैं, इसी इलेक्शन की वजह से आपको जो है प्रोडक्शन ऑर्डर आपने लिए, इसी इलेक्शन के पीछे छुप के आप जो हैं वो सारी पर्क्स एंड प्रिविलेज ले रहे हैं, सरकारी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, कमेटियों की सरबराही कर रहे हैं, तो बोलते तो आप झूठ हैं। लेकिन क्योंकि मेरे वजीर आजम और पाकिस्तान के वजीर आजम की ये ख्वाहिश है कि वाक़तन निज़ाम ठीक हो, और आप दोनों ही तो इसके सिग्नेटरी हैं सीओडी के अंदर, जो चार्टर ऑफ मुकमुका था,
उसकी शिक नंबर 23 को आप तो इंप्लीमेंट कर नहीं सके, क्योंकि असल में आप तो थे हाथी के दांत, आप खाने के यानी कमीशन खाने के और थे और दिखाने के यानी तकरीरें करने के आप और थे। हमने अमली तौर पे आपसे कहा, आपसे रिक्वेस्ट की कि आइए बैठिए, सेनेट का सरेदस्त इलेक्शन है, हम जो पाकिस्तान के लोगों के सामने मजाक बन जाता है सेनेट का इलेक्शन, जैसे आपने बात का आगाज किया, चलाते हैं। अगर आप ऐसे दावत देंगे ऑपोजिशन को बैठने की तो कैसे बैठेगी ऑपोजिशन? आप सुमैया, मैं आपके सामने देखिए, पहले मुझे आप तहरीक इंसाफ को तो मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मैं आम पाकिस्तानी हूं जो इस पाकिस्तान का टैक्स पेयर है, जिसके सामने पार्लिमान के तकद्दुस को इस तरह पामाल किया जाता है, तो ये हमारी तकलीफ भरी गुफ्तगू है। सुमैया, अगर आप भी मेरी जगह पे बैठे एक एंकर से हटके तो आप भी यही कहेंगी कि खुदा के लिए 74 साल होने को आगे इस मुल्क को आज़ाद हुए, अगर आज एक शख्स वजीर आज़म हो के भी हम सबसे बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं ना खुफिया राय शुमारी के, इमरान भाई आप बताएंगे कि हम सबसे बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं, लेकिन कमाल है, मेरे आफरीन है मेरे वजीर आजम के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, उन्होंने कहा है कि हम बेनिफिशियरी नहीं होना चाहते। ठीक है ना, आपका मौक़िफ़ तो वाजे हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कब कराने, कैसे कराने, ज़ाहिर एक इदारा है ना, और इदारा अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। हुकूमत जो भी कुछ कर रही है, ज़ाहिर हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि हम क्यों ऐसा करना चाहते हैं, कि क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, क्योंकि पैसा चलता है, इसलिए ये तरीक़ेकार तब्दील होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि लहजा उससे पहले तब्दील होना चाहिए, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, आपने ही कायल करना है ऑपोजिशन को मिलके बैठने पर। तालपुर साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगी। सुमैया सिर्फ एक लाइन, सुमैया मेरी एक लाइन ले लें। सुमैया, ये मैं हाथ जोड़ता हूं, इससे आगे तो लहजा कोई नहीं होता। हम हाथ जोड़ते हैं कि पाकिस्तान के हाल पे रहम करें, पाकिस्तान की मुकन्ना की इज्जत की बहाली के लिए जो वजीर आजम कह रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए हमारे साथ चलें। अब इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती ना जी, लेकिन क्योंकि ये असल में डिफेक्टो निजाम के बेनिफिशियरी हैं, इसलिए हमारे साथ चलें। आप लोग इतने कठोर क्यों हो गए हैं? क्या आप मुझसे? जी बिल्कुल तालपुर साहब, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। नहीं, हम कोई वो रिलेटेड नहीं है, और मुझे तो ये एक चीज़ का पता है, क्योंकि मैं 93 से लेके इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ। जी जी, पता नहीं कितने साल हो गए, कितने टेन्योर्स हो गए। हर मसले का हल जो है वो गुफ्तगू में है जी। लेकिन गुफ्तगू के लिए कोई माहौल चाहिए, गुफ्तगू के लिए कोई रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए, गुफ्तगू के लिए ये नहीं चाहिए कि एक तरफ तो कहोगे चोर और डाकू, जबकि चोर और डाकू हमें कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब आजकल चोर और डाकू तो ये हैं, क्योंकि जब 2018 में इनको हुकूमत मिली थी तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान इज नंबर 117, एक साल में वो हो गई 120, इस साल वो हो गई 124। और जब इस तरह से बढ़ रही है और इल्ज़ाम हमारे पे एक चीज़, और दूसरी चीज़ कहते हैं कि हाथ जोड़ के हम अर्ज करते हैं। हाँ जी तालपुर साहब, राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं इमरान साहब से बात करूँ, इमरान साहब बड़ी मुश्किल है, और मुझे लगता है कि मुश्किल जो खड़ी की है ये हुकूमत ने खुद खड़ी कर दी है, क्योंकि पीडीएम के मामले से ज़्यादा सेनेट इलेक्शन का मामला है, इसके लिए हमेशा से जोड़ तोड़ होती है, और अभी भी हो रही है, पंजाब में भी हो रही है, हर जगह पर हो रही है। लेकिन जो ये तरीक़ेकार की बार बार बात कर रही है हुकूमत, और तरीक़ेकार को तब्दील करने के लिए जिस तरह से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको लगता है कि अगर ये गेंद इनके कोर्ट में आ गई तो ये सही इसको खेल लेंगे? मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ, मनाना बिठाना ऑपोजिशन को, क्या हुकूमत के लिए इतना आसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपने जो बात की है ना कि बड़ी मुश्किल है, मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कोई भी मुश्किल है, ना इमरान खान साहब मुश्किल में है, ना ये बसरा साहब अभी फरमा रहे थे, उस्मान बसरा साहब हाथ जोड़ के कह रहे थे, इनसे कहें पहले अपने लीडर से तो पूछ लें वो वाकई ऐसा चाहते हैं। असल हकीकत ये है, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, उन्हें भी पता है इस बात का कि आइन में तरमीम के बगैर ये काम नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन जो इदारा है जिसने इलेक्शन करवाने हैं, उसकी स्वाब
इलेक्शन करवाना तो है, लेकिन उसकी स्वाबदीद ये नहीं है कि वो आइन से हटके कोई तरीकाकार अपना ले। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि अगर ये अदालत में गए हैं और अदालत अगर इस पे बात करेगी तो अदालत भी इसको पार्लियामेंट में भेजेगी कि आप पार्लियामान में जाएं, आइन में तरमीम करें और इसमें जरूर ले आएं। अब जो इतनी जल्दी है, ये इतनी जल्दी इसलिए मचाई जा रही है कि एक अपना पॉजिटिव तासुर जो कि हुकूमत वैसे अपनी पॉलिसी से शायद नहीं कायम कर पाई, तो वो ये चाहते हैं कि हम इस तरह से करें और अपोजिशन जो है क्योंकि नहीं मानेगी, इसलिए हमें एक मौका मिल जाएगा इस बात का कि जनाब देखिए हम तो चाहते थे कि ये हो जाए, तो अपोजिशन नहीं मानी। इसमें तो कोई शक नहीं है। फायदा क्या लग रहा है आपको, क्या फायदा हासिल कर पाएगी हुकूमत? हुकूमत को यही फायदा होगा ना कि उनकी जो सियासी तौर पे उन्हें ये फायदा होगा कि पॉइंट स्कोरिंग होगी, वो आवाम के सामने सियासी बढ़तरी हासिल हो जाएगी, उन्हें एक पॉजिटिव जो मुस्बत आप समझ लें उनका एक पहलू सामने आएगा कि जनाब हम तो ये धांधली खत्म करना चाहते हैं, हम तो ये वोटों की खरीदो फरोख्त खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन की वजह से नहीं कर रहे। हालांकि इतनी अगर आप इतने ही मुखलिस थे तो आपको आज अचानक तो नहीं पता लगा, अब सेनेट के इलेक्शन में चंद दिन चंद हफ्ते रह गए तो आपको याद आया। तो आपको तो चाहिए ये था कि आप अपोजिशन के लत्ते लेने की बजाय कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल पहले उनसे कहते कि जनाब ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन असल इश्यूज ये हैं, जिस काम के लिए अवाम ने आपको चुना था वो काम यही है। कौमी असम्बली में या सेनेट में कानून साजी ही हमेशा से की जाती है। आपका कानून साजी पे आपका बिल्कुल ना रुझान था ना तवज्जो थी। तो ये सारी बातें जो है सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक। अच्छा इमरान साहब, ये सीक्रेट बैलेट से मामला शुरू हुआ, शो ऑफ हैंड, फिर शो ऑफ हैंड से जो रेफरेंस के जरिए जो बात अभी सुप्रीम कोर्ट में हो रही है वो रही ओपन बैलेट की, तो क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत अपने शो ऑफ हैंड के मामले से पीछे हट गई है? देखिए 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि व्हाई नॉट डायरेक्टली इलेक्शन। सबसे अच्छा तो तरीकाकार यही है ना कि अवाम अपने सेनेट के मेंबरान भी मुंतखब करें। चले मान लिया अगर आप उस काम पे नहीं जाना चाहते, आप शो ऑफ हैंड के जरिए जाना चाहते हैं, तो मेरा फिर सुमैया यही कहना है कि ये सारी चीजें अचानक आपको अब क्यों ख्याल आया? आपके पास इतने माहिरीन कवानीन मौजूद हैं। बाबर अवान साहब आपकी टीम के खास खिलाड़ी हैं, आपको उन्होंने पहले मशवरा नहीं दिया? फिर फवाद चौधरी साहब आपकी टीम के खास खिलाड़ी हैं, उनसे आपने नहीं पूछा? फिर हमारे फरोग नसीम साहब आपके खास खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी आपको कुछ नहीं बताया? भाई आपने जो काम करना है जिस वक्त करना है, सियासत वो कहते हैं सुमैया कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार देना चाहिए। सियासत में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। आप ऐन मौके पे आके अगर कोई इस तरह का मुतालबा करेंगे तो उससे ये साफ जाहिर होगा कि आपकी नीयत में शायद कोई फर्क है, आप करना नहीं चाहते, आप सिर्फ इससे पॉइंट स्कोरिंग। चलें, आपका मौक़िफ़ ये पॉइंट टेकन कि ये हुकूमत एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग, सियासी बढ़तरी के लिए इस तरह की टैक्टिक्स अपना रही है, ऐसे होना कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग होगी और वो मिल जाएगी हुकूमत को। तालपुर साहब रिकनेक्ट हो चुके हैं। तालपुर साहब, ज़ाहिर है एक तो मामला है कि जी सेनेट इंतखाबात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे पहला फैसला था कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले। अब तहरीक अदम एतमाद, जिसका बार बार आप लोग कह रहे हैं, जरदारी साहब तजवीज़ पेश करें, तजवीज़ पर कोई अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, क्योंकि मरीम नवाज़ आज भी कह रही हैं अगर बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ दी तो हम देखेंगे। अब पीपल्स पार्टी क्या समझ रही है, क्योंकि PDM पर तनकीद हो रही है अब कि 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, PDM कुछ कर नहीं सकी, ना ही लॉन्ग मार्च की कोई तारीख अभी तक आप लोगों ने दी है। क्या होने क्या जा रहा है? कहीं दिल बर्दाश्ता तो नहीं हो रहे आप लोग कि नून लीग या JUI आपकी बात नहीं सुन रही? कोई दिल बर्दाश्ता नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। ये एक टैक्टिक्स हैं जो PDM इस्तेमाल कर रही है। एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि PDM कोई एक जमात नहीं है कि जिसमें वो बैठ के जमातें बात कर लें। इसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना प्रोग्राम है और वो उस अपने ख्याल के हिसाब से अपनी बात जो रखते हैं, उसके बाद फैसला तो PDM में होना है। लेकिन जो स्ट्रेटजी समझी है अपना इसकी नो कॉन्फिडेंस की, तो इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। जब वहाँ मिलेंगे बैठेंगे तो उसमें तय करेंगे कि जैसे वहाँ पर हाउस का कंसेंसस हुआ उसी तरह से करेंगे। जहाँ तक सेनेट इलेक्शन का ताल्लुक है बाय हैंड, तो मेरे भाई को सोचना चाहिए कि भाई
हमें पता है, हम इससे डस भी चुके हैं। जब इस चेयरमैन की इलेक्शन हुई थी, इलेक्शन हम लोग 64 थे और फिर 40 रह गए थे। हमको सब कुछ कैसे वोट चले गए, तो अच्छा है ना, हमें सब पता है। तो अच्छा है ना तालपुर साहब, वही तरीका जो चेंज होने जा रहा है। नहीं, लेकिन तो हम भी तो ये यही एक कह रहे हैं आईनी तालपुर साहब, उसको तब्दील कर दीजिए जिससे आप डस जाते हैं ना। आपको क्या मसला है? आईनी फैसला है। हाँ। ये आइन में जब तक तब्दीली नहीं होगी तब तक ये नहीं हो सकता। हाँ। ये जो अपना ये शो ऑफ हैंड या ओपन वोटिंग सिर्फ दो ही होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की, और किसी की नहीं होती। पहले आप लॉज चेंज करो, ले आओ, पार्लियामेंट में ला रहे हो, उसके बाद पार्लियामेंट पर है, पार्लियामेंट क्या समझती है कि उसको हम चेंज करें या न करें। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक चीज जो वो आप कहते हो खरीद फरोख्त, मैं ये कहता इस लेवल पे अगर कोई ज़मीर बेचता है तो उसको तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बात, अगर कहाँ पर कोई फैसला गलत होता है या कोई गलत आदमी आता है और अगर मैं समझता हूँ कि मैं इस आदमी को वोट देकर ज्यादती करूँगा तो मुझे हक होना चाहिए बैलेट के अंदर कि मैं उस आदमी को वोट नहीं दूँ, उसको वोट दूँ जिसको। ठीक, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन ये मैं उस्मान साहब आपकी जानिब लेकर आऊँगी, और ये पॉइंट बड़ा आम है कि अगर आपका ज़मीर नहीं मानता तो आप हैंड टाइम पर अपने ज़मीर का सौदा कर लें। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप बजाय इसके कि आप एक गलत आदमी को वोट दे दें। मैं आपसे आके लेती हूँ आपका मौक़िफ़, इस पर मैं ब्रेक के बाद बात करूँगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पर जाने से पहले जो तालपुर साहब ने बात की थी, मैं चाहूँगी कि वो जवाब ज़्यादा बेहतर जो है वो बसरा साहब दे सकते हैं। बसरा साहब, ज़ाहिर है आप कहते हैं ना, आपकी नीयत साफ़ है, तरीक़ेकार इसलिए तब्दील कराना चाहते हैं कि जो लोग ख़रीदे जाते हैं, जो पैसा चलता है, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है, लेकिन तालपुर साहब कह रहे हैं कि गलत शख्स को कैसे वोट दे दें। अच्छा सुमैया, मैं सिर्फ आपके अब 2 मिनट चाहता हूँ। देखिए मसला ये है कि आज आपके सामने ये बात बिल्कुल वाज़िया है कि कौन है जो पाकिस्तान के इंतखाबी जो इस्लाहात है उस पर प्रैक्टिकली अमली तौर पे कुछ करना चाहता है। वो है इमरान खान। और कौन सी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं जो डिफेक्टो और डेंटेड जो इंतखाबी प्रोसेस है उसकी बेनिफिशरी हैं, और वो हैं पीडीएम की वो 11 जमातें जो एनआरओ की मुतलाशी हैं। ये अमल से साबित हो गया ना। आज हम सबसे बड़े बेनिफिशरी हो सकते थे, वजीर आज़म और हमारी हुकूमत, कि हम कहें कि खरीदो फरोख्त तो हुकूमत के लिए सबसे आसान हुआ करती है ना। लेकिन आज मेरे वजीर आज़म ने पॉलिटिकल मॉरल विक्ट्री पे खड़े हुए हैं। हम पार्लियामान में बात करने के लिए खड़े हुए, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और पाकिस्तान के लोग और अवाम इसको विटनेस करें कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात कौन चाहता है और कौन पाकिस्तान में डेंटेड इंतखाबात चाहता है। अब नवाब तालपुर साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं। अब मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि देखिए, आपसे मुझे इस किस्म की मिसाल की तवक्को नहीं थी। हमने जब मखलूत हुकूमत थी पिछले टेन्योर के अंदर, मेरे वजीर आज़म और उस वक़्त के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 उन लोगों को निकाला जिन्होंने एलिजिडली पैसे लिए थे सेनेट के इंतखाबात के अंदर 5-5 करोड़ फीकस। और सुमैया जी, मैं आपकी और इमरान भाई की जस्ट फूड फॉर द थॉट के लिए बताऊं और पाकिस्तान के लोग भी सुन लें, वो जो 20 बदकार लोग हमने निकाले थे उनकी 80% को तालपुर साहब की जमात ने ले लिया कि आइए ये तो असल में हमारे लोग हैं क्योंकि पैसा लेके बिकते हैं, ये तो हमसे बिलोंग करते हैं। और 21% को मुस्लिम लीग नून ने ले लिया कि भाई माशाल्लाह ये तो बिकाऊ लोग हैं, असल में तो इनको हमारे पास होना चाहिए था। तो इसलिए मेरे भाईजान देखिए, ये आपकी मिसाल बिल्कुल गलत है। और बसिद एहतराम मैं इमरान भाई की खिदमत में अर्ज करूंगा, उन्होंने कहा कि हुकूमत को पहले क्यों याद नहीं आया कि सेनेट के इंतखाबात में कुछ तरमीम के लिए जो मामला पहले करें। इसकी मिसाल ऐसा ही है कि कोई शख्स कहे कि अप्रैल में हुकूमत को याद क्यों नहीं आया कि अगस्त में होने वाली यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक़्क़द कर ले। भाई देखिए, अगस्त में होने वाली यौम आज़ादी की तकरीबात की इनकाद जो है वो अगस्त के महीने में किया जाता है, इसलिए सेनेट के अंदर जो मामला थे उनके अंदर तरमीम करना और वो उसकी बेहतरी के लिए। बसरा साहब, मैंने आपको पूरा टाइम दिया,
दो पॉइंट आए हैं आपकी बात से। एक पॉइंट तो ये आया है कि आप कहते हैं कि वो तमाम लोग, अजीब सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में चले गए, तो बुज़दार साहब क्यों मुलाकातें कर रहे हैं नून लीग के मुनारिफ लोगों से, बार बार नाराज अरकान से क्यों बैठ के करते हैं? दूसरी बात ये कि कोई तकरीब तो नहीं है, आईनी तरमीम करनी है, वो कैसे करेंगे आप लोग? अच्छा सुमैया, ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा लॉजिक सुन लीजिए। जी जी, देखिए, कमो बेश अभी तो 12-13 अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के जो आके हमसे मुलाकात की उस्मान बुज़दार साहब से, क्योंकि उस्मान बुज़दार सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और ईवान के जो हैं वो सबसे आगे और आगे शख्स खड़े हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हमने उनको अपनी जमात में शामिल कर लिया? पता नहीं, क्या उन 12-13 लोगों को बाव नहीं किया? वो आज भी अपनी अपनी जमातों का हिस्सा हैं और सिर्फ इमरान खान की पॉलिसी और सरदार उस्मान बुज़दार की लीडरशिप की तायीद कर रहे हैं। अच्छा। हमने उनको अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं बनाया। ये है मेरा वजीर आजम इमरान खान और ये है उसका पॉलिटिकल विजन। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये इमरान खान का पॉलिटिकल विजन ही है कि मुतअद्दद लोग मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में भी उनसे राब्ता करते हैं अपने हल्कों के तरक्याती काम के लिए। सर, और उनकी ये क्या लीडरशिप बात के हुई? ऊपर इस्तेमाल किए हुए आपसे हैं। कोई मिले तो वो तो आपके पॉलिटिकल विजन के हामी होते हैं। इमरान साहब, मैं आ रही हूँ आपकी जानिब, वो तो उनका ज़मीर जिंदा होता है, यहाँ मुर्दा हो जाता है। अजीब सी बात है ये बसरा साहब। सुमैया, एक लाइन या लास्ट लाइन लेने, अगर तो हमने उनको अपनी पार्टी का हिस्सा बना लिया है क्योंकि वो किसी और पार्टी का मैंडेट लेके आए हैं तो हम जुर्मदार हैं। लेकिन वजीर आजम और वजीर आला की लीडरशिप को अगर कोई मानता है, उसके विजन को एक्सेप्ट करता है और मरियम और बिलावल की अंडर 19 जो कज फहमी है, उनकी जो पॉलिटिकल थॉट का प्रोसेस है उसका डिस्टॉर्ट होना है, उसके ऊपर अपनी अदम एतमाद का इजहार करता है, तो ये तो एक बात है ना जी। मैंने आपको पूरा टाइम दिया बसरा साहब। इमरान याकूब भाई, कुछ बातें समझ में आ रही हैं, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, मैं सुमैया में हत्तुल के साथ कोशिश करता हूँ कि उस्मान बसरा क्योंकि मेरे दोस्त हैं तो इनकी बात में ना कोई ज्यादा शदीद इख्तलाफ ना करूँ, लेकिन ये बात ऐसी करते हैं कि मुझे मजबूरन फिर बात करनी पड़ती है। वो पंजाबी की एक मिसाल है, कहावत है, कहते हैं जी बूहे आई जंज ते विनो कुड़ी दे कान। आपकी बात जमात में भाईजान, यही तो प्रॉब्लम है कि कोई प्लानिंग है नहीं। अगस्त की तकरीब अप्रैल में नहीं होती, लेकिन मेरे भाईजान वो उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग जनवरी में शुरू हो जाती है। ये नहीं होता कि 14 अगस्त की तकरीब आप प्लानिंग 15 अगस्त को करें। इसी तरह सेनेट के इलेक्शन के लिए अगर आईनी तरमीम होनी है तो आईनी तरमीम शायद आप कभी सेनेट में या कौमी असम्बली में गए नहीं, इसलिए आपके इल्म में नहीं है कि आईनी तरमीम के कोई फोटो कॉपी नहीं है कि इधर मशीन में डाली उधर हो गई। इसके लिए मैनूवरिंग करनी पड़ती है, इसके लिए मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, इसके लिए अपनी आंखों को माथे से उतार के आंखों वाली जगह पे लाना पड़ता है, किसी को इज्जत देनी पड़ती है, जो शायद आपकी जमात का कल्चर नहीं है दूसरे को इज्जत देना। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जब आपने ये सोचा या तो फिर आपने प्लानिंग करके इसमें करनी थी। तीसरी आपने जो बात की कि आपने उन लोगों को अपनी जमात में नहीं लिया, आप ले भी कैसे सकते हैं जनाब? वो दूसरी जमात से हुए थे, आपने उनके साथ एक ही काम कर सकते थे कि या वो रिजाइन करते, रिजाइन करके अपनी जमात छोड़ते, फिर आपकी जमात में शमूलियत का ऐलान करते। आपने तो उनकी हमायत लेनी थी, आपने तो उनकी सीटें लेनी नहीं थी। इसलिए आपको पता है कि अगर ये छोड़ जाएंगे तो हमारा प्रेशर भी खत्म हो जाएगा, हम मुखालिफ जमात में दबाव भी नहीं डाल सकेंगे। इसलिए आपने उनके कहने पे आप मुझे ये बता दें, आप हुकूमत पंजाब के तर्जुमान भी हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ भी साबित कर देता हूँ, आप उसकी तरदीद कर दें। आपने उन MPs के कहने पे पोस्टिंग ट्रांसफर्स नहीं की, आपने उनको मराहत नहीं दी, आपने इवन DPO और SSP तक नहीं बदले उनके कहने पे, उनकी रिकमेंडेशन पे। अगर नहीं किया तो मुझे बता दें, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सबूत के साथ पेश कर दूंगा, आप उसकी तरदीद कर दीजिएगा या मुझे नोटिस भिजवा दीजिएगा। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे सियासी जमातों का अलमिया ये है कि हम लोग टीवी स्क्रीनों पे आके कोई और बात करते हैं, असल में पीछे कोई दूसरी बात हो रही होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन खुदारा, मैं तो बस तमाम सियासतदानों से यही गुजारिश करूंगी कि अपनी सियासत ज़रूर कीजिए क्योंकि ये आपका काम है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई भला इस बेचारी आवाम का भी सोच लें जो पिस रही है, जिसने आपको वोट देकर ऐवानों तक पहुँचाया है। बस मैं लास्ट पॉइंट लूँगी तालपुर साहब का। तालपुर साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहा जा रहा है कि वो अपना एक तुर्प का पत्ता रखती है अपने पास और वो आखिर में चलाती है। जैसे आप लोगों ने ये फैसला किया कि जी सेनेट इलेक्शन लड़ना है,
फिर अभी तक ज़ाहिर तहरीक-ए-एतमाद की बात भी आप लोग ही कर रहे हैं। PDM जिसको कहा जा रहा है कि एक थी PDM, क्या वाकई ये मामला ठीक है? PDM के अभी जो पत्ते हैं वो सामने आना भी बाकी हैं और पीपल्स पार्टी के पास हैं वो पत्ते? नहीं, बिल्कुल मुनासिब, ये आपने गैर मुनासिब सोच है आपकी। अच्छा, चाहे कि नहीं मैं नहीं सोच रही, लोग सोच रहे हैं। सेनेट इलेक्शंस हुई या उससे पहले बिफोर टाइम रेजिग्नेशंस हुई, तो उसमें एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था जो पहले तो हमारी CC में डिस्कस हुआ, और CC जो भी फैसले किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्योंकि मैं भी CC का मेंबर हूँ, तो उसके बाद हमने वहाँ पर ये कहा कि ये सारे जो हमारे फैसले हैं ये आप PDM में रखो, इनको अगर मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो जो वहाँ पर कंसेंसस हो उसके साथ हम जाएंगे। ठीक है। ये CC में उसके बाद जब वहाँ पर मिले और जहाँ पर और वहीं पर ही जो गुफ्तगू हुई, तो रीज़न लॉजिक सबसे बड़ी होती है। वो रीज़न की बुनियाद पे उन लोगों ने हमारी बात मान ली। अब एक ये नई चीज़ है, इसके लिए भी मिलेंगे। उसके बाद अगर हमने कायल नहीं किया तो जो फैसला वहाँ होगा हम उस फैसले को मान लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं करेंगे कि हम अपना एक अलग से कोई और चीज़ करें। अच्छा। अलग से कोई और चीज़। अच्छा। यूनिटी करेंगे, PDM को कोई नुकसान रसने नहीं देंगे। सही है। और इंशाअल्लाह अनकरीब ये जो कह रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि भाई अब इनकी मार्च भी चली गई तो इनका ये भी चला गया, वो भी चला गया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये सेनेट की इलेक्शन हो जाए, इंशाल्लाह मार्च में ऐसी मार्च होगी कि ये देखेंगे, और अल्लाह खैर करे उस मार्च वाली मार्च होगी। चलें ठीक है, चलें देख लेते हैं कि लॉन्ग मार्च होता है या क्या होता है। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का, आपका तालपुर साहब बहुत शुक्रिया, यानी याकूब साहब आपका बहुत शुक्रिया, बसरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे इस सेगमेंट में अपने प्रोग्राम की बात करनी है कि आप जानते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों में क्राइम की वारदातें बढ़ गई हैं और तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। 3 बड़े शहर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद हैं और तीनों बड़े शहर जो हैं वो जराइम की आमाजगाह बन चुके हैं। नाजरीन, लाहौर जराइम की फहरिस्त में सर फहरिस्त है। लाहौर में 2021 के आगाज़ में ही हमने देखा कि जराइम में इजाफा हुआ। 31 दिनों में 21 अफराद को कत्ल किया गया। नवाब टाउन में 23 साला तालिबा जान से गई। बाटापुर में 23 साला शख्स कत्ल हुआ। रवामा खवातीन के कत्ल के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। फैक्ट्री एरिया में पोलियो वर्कर खातून को गोलियों का निशाना बनाया गया। राजगढ़ में घरेलू हालात से तंग बाप ने 2 माजूर बेटियों को कत्ल कर दिया। लाहौर में रोज़ाना औसतन 1 शहरी के कत्ल ने पुलिस कारकर्दगी का पर्दा फाश कर दिया है। पंजाब पुलिस को बेहतर बनाने के लिए हुकूमती काविशें अब तक कोई रंग भी नहीं लाई हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी जराइम के मुख्तलिफ वाक़यात सामने आए। जनवरी के महीने में डकैती, चोरी, ज़मीनों पर कब्जे समेत मुख्तलिफ किस्म के 560 मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। 10 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस कमांडोज के हाथों उसामा सत्ती नामी नौजवान का कत्ल होता है और उसी 1 माह के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत में 3 लड़कियों के अगवा होने के मुकदमात दर्ज कराए जाते हैं। उसी महीने के दौरान आज इस्लामाबाद का तबादला भी होता है। गुज़िश्ता 1 साल में शहर कायद में भी जराइम के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। जनवरी 2020 में फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात में 30 अफराद को कत्ल किया गया। मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियाँ छीनने के 20 वाक़यात पेश आए। 2020 जनवरी में तकरीबन 2608 मोटरसाइकिलें चोरी की गई। असलहे के ज़ोर पर 1912 मोबाइल फ़ोन छीने गए और जनवरी 2021 में ही तकरीबन 2850 मोटरसाइकिलों को चोरी किया गया और जनवरी 2021 में ही गाड़ियाँ छीनने के 7 वाक़यात सामने आए हैं। ये वो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के 3 जहाँ पर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। और अगर हम कल की ही बात करें तो कल कराची में ही मेन इलाकों में 3 कत्ल के वाक़यात सामने आए, जिनमें एक टिकटॉकर्स के कत्ल का वाक़या भी है जो बज़ाहिर पुलिस से कहती है कि ज़ाती दुश्मनी का लगता है, लेकिन क्या मामला है मज़ाहिर सही से जानेंगे। मज़ाहिर, ये फायरिंग के कुछ वाक़यात सामने आए कल से लेकर अब तक, एकदम से हम देख रहे हैं क्राइम रेट बढ़ गया है। आप क्या बताएंगे, क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
बिल्कुल, देखिए पहला वाक़या तो बूट बेसन पर हुआ था, जहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर दो मर्द खातून सवार थे जिनको फायरिंग करके जो है वो कत्ल किया गया। आज उस शख्स की जो डेड बॉडी थी उसको वरदान भी लेके चले गए और मीडिया से किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। पुलिस ने, साउथ पुलिस ने हमारी बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये ज़ाती दुश्मनी का शाखाना है और इसके अलावा जो बड़ी वारदात, एक बड़ा जो कत्ल हुआ है वो 4 लोगों को आज सवेरे 4:45 बजे करीब अंकल सरिया अस्पताल है वहाँ मारा गया है। और ये जो वाक़या था इसमें एक टिकटॉकर जो है पहले उनको कत्ल किया गया, उसके बाद जो 3 लोग गाड़ी में सवार थे उनके साथ वो निकल के भाग रहे थे, उनको भी फायरिंग करके जो है वो कत्ल किया गया। ये मामला जो है वो मस्कान से ताल्लुक इसका बताया जाता है। पुलिस मस्कान बेसिकली एक तलाक याफ्ता खातून थी और टिकटॉकर थी। इसके अलावा इनकी किसी से दोस्ती थी, इसका नाम रहमान बताया जाता है। रहमान ने इनको जो कार में सवार इनका दोस्त है उससे मिलने जुलने के लिए मना किया था और गुज़िश्ता रात ये लोग खाने पे जो गए थे, खाने के बाद रहमान की एक दोस्त हैं उनके घर पे पहुंचे, वहां पर रहमान के खिलाफ काफी बातें की, जिसके बाद रहमान जो है वो तैश में और आके इनको अंकल सरिया पे यही कहा जा रहा है कि उसने कत्ल किया। अच्छा, इनके साथ जो गाड़ी में सवार लोग थे उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो पुलिस ने हासिल कर लिया है। और लेकिन रहमान नामी शख्स गिरफ्तार हुआ है क्या मज़ाहिर? नहीं, अब तक जो है वो गिरफ्तार नहीं, वो दोनों रिहायशी हैं, मस्कान और ये रहमान, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी है। उनके घर वालों से बात करने की कोशिश की तो वालिद साहब ने इनके बिल्कुल मीडिया से बात करने को मना कर दिया, गालिबन इस वजह से कि वो शायद बात करना नहीं चाहते इस मामले पे, क्योंकि मामला कुछ ज्यादा खराब है। और ये भी कह रहे थे कि हमारा मस्कान से हम काफी अरसे से एलर्जी जो है वो इख्तियार कर गए थे, ताहम अब उसकी हलाकत का सुना तो यहाँ पर जो उनका जज खाकी है उसको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा जो आमिर है उनके जो भाई हैं वो भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे, उनसे भी हमने बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने भी कोई बात हमसे ना की। जी, बहुत शुक्रिया आपको तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह करने के लिए। ज़ाहिर एक तशवीशनाक सूरत हाल है और पुलिस कोशिश कर रही है कि इस तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। आखिर में ज़रा कोरोना वैक्सीन की बात करें। कल हमने वैक्सीनेशन पर जो इबाम और सवालात थे लोगों के वो डिस्कस किए, लेकिन सवालात अभी भी बहुत हैं और सवालात कुछ इस तरह के सामने आ रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, यूके, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी वैक्सीन लगाते हुए लोग खौफ का शिकार हो रहे हैं और शकूक हैं लोगों को इस वैक्सीन पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में। पाकिस्तान में ये वैक्सीन पहुंच चुकी है जो कि चीन की तरफ से तोहफा है और कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं जो अभी ट्रायल बेसिस पर पाकिस्तान में जिसका क्लिनिकल ट्रायल जारी है। हमारे साथ हमारे डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर सईद हैं, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। कई दफ़ा हमारी बात हो चुकी है आपसे वैक्सीन की सूरत हाल पर, लेकिन क्योंकि अब वैक्सीन आ गई है और मरहलावार ये लगना भी शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस इबाम का मैं बात कर रही हूँ, जिस इबाम की, जिस खौफ की जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की आवाम में ये एक खौफ है कि ये वैक्सीन क्या है, कहीं ये वैक्सीन हमारी नस्ल कुशी के लिए तो इस्तेमाल नहीं होगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि एक चिप दाखिल कर दी जाएगी हमारी बॉडी में। कैसे आवाम को राज़ी किया जाएगा कि ये वैक्सीन लगाई जाए, ये उनकी सेहत के लिए है, और ये जो चाइनीज़ वैक्सीन है ये कितनी मौसर साबित हो सकती है? डॉक्टर सईद अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने अहम मौजू पे मदद किया। यकीनन ये इबाम काफ़ी लोगों के जहन में है, लेकिन हम इस मौजू पे काफ़ी डिस्कशन हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में कर चुके हैं और हम काफ़ी मुतमईन हैं कि आवाम से बिल्कुल उनको खौफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। और वैक्सीन जो पाकिस्तान में अप्रूव हुई है वो माहिरीन की टीम की बहुत बड़ी कमेटी उन्होंने अप्रूवल दी है और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे और उसको बाकायदा उसका जो डेटा है वो डिस्कस हो चुका है और इसकी ट्रायल हज़ारों पेशेंट्स पे हो चुका है। तो जो वैक्सीन अप्रूव हो गई है उसमें ऐसे कतई ऐसे मुज़िर असरात नहीं है जिसमें इस तरह के अवामिल शामिल हों। तो आवाम को बिल्कुल ये वैक्सीन लगानी चाहिए और गवर्नमेंट ने जो इंतज़ामात किए हुए हैं, अगर आपने देखा होगा जो सेंटर्स बनाए वैक्सीनेशन सेंटर, तो वहाँ पे बहुत अच्छे इक़दाम किए गए हैं। कुछ खदशात इसमें ये होता है कि कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तो वो एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोगों में हो सकता है कि वो आम दवाई में भी हो सकता है। लेकिन वो कौन लोग हो सकते हैं? क्या उसमें एज फैक्टर मैटर करता है या मल्टीपल डिजीजेस किसी को हों या फिर कोई और वजह भी हो सकती है कि किसी को भी ये रिएक्ट कर जाए?
ये जिस तरह आप आम दवाई कोई खाता है ना, जिसको अगर पेनिसिलिन लगती है या कोई एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं एलर्जी है उनको इस चीज़ से, तो वो कोई ख़ास एज ज़रूरी नहीं है, कोई ख़ास, और बहुत रेयर है, मतलब लाखों में एक आध बंदा। लेकिन डॉक्टर साहब ये देखें, ये डेथ्स हुई हैं लोगों की, भारत में भी हुई हैं, यूके में भी हुई हैं, जाहिर कुछ लोग को रिएक्ट कर गई, तो क्या उससे पहले कोई टेस्ट होगा जिससे ये पता चलाया जा सके कि अगर ये वैक्सीन किसी शख्स को लगती है तो उसको रिएक्ट नहीं करेगी? हाँ, जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाएगी वो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, तो वो उसको चेक करेंगे कि अगर ऐसा तो नहीं है कि किसी को अगर वैक्सीन की रिएक्शन या उसकी एलर्जी है, तो वो मॉनिटर करेंगे और वहाँ पे अद्वियात मौजूद होंगे, डॉक्टर्स मौजूद होंगे, उसको बाकायदा मॉनिटर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सवाल भी उठ रहा है कि 10 खुराकें जो चीनी वैक्सीन की आई हैं, ये कौन सी कंपनी की वैक्सीन है, ये कितनी मौसर है, इसको लगवाने के बाद आपको अगली खुराक की जरूरत कब होगी? हाँ, ये अहम सवाल है। जो अभी करंट वैक्सीन है वो साइनोफार्म एक कंपनी है चाइनीज, वो है, और इसमें कंप्लीट वायरस जो टेक्नोलॉजी है वो यूज है कि वायरस इनएक्टिवेटेड वायरस मौजूद है, तो ये काफ़ी हद तक अच्छी वैक्सीन इसलिए है। इसमें तो एक तो जो दूसरे एडवांस वैक्सीन है उसमें टेम्परेचर कंट्रोल का एक इशू है, कूल में करना उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत कम टेम्परेचर पे। इसका एक फायदा ये है कि आम फ्रिज या फ्रीजर में हम इसको रख सकते हैं। दूसरा, अगर ये वायरस ज़्यादा चेंज भी होता है तो क्योंकि इसमें मुकम्मल वायरस की एक मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा और ये मौसर रहेगी। तो ये हमारे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये काफ़ी मौसर और अच्छी वैक्सीन है, तो ये बेहतर वैक्सीन है और इसके कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे यूएई सर क्विकली बता देंगे कब तक मौसर रहेगी वैक्सीन लगाने के बाद, अगली खुराक की जरूरत आपको कब पड़ेगी? ये हाँ, ये एक डोज अगर आज लगाई जाएगी तो दूसरी डोज जो है ना 20-21 दिन बाद उसकी जरूरत पेश आएगी, और लाजमी है कि दूसरे खुराक लगाना बहुत लाजमी है कि पहले आपकी एक्टिवेशन होती है फिर मेमोरी सेल एक्टिवेट होता है, तो उसके मौसर होने के लिए 20-21 दिन बाद दूसरी खुराक ज़रूरी है लगाना, ज़रा उसके बाद ये मौसर नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सईद, बड़े आम सवाल थे जिनके जवाबात दिए हैं। कोशिश करेंगे कि वैक्सीन के हवाले से जो भी आवाम के जहन में सवालात हैं वो हमें आप ज़रूर भेजिए ताकि हम वो अपने डॉक्टर से कर सकें और आपके शकूक व शुबात जो दिल में है, सवालात हैं, उनके जवाबात हासिल कर सकें। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।